हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग कैंपस। आज हम इस क्लास में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ओनली रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, गिने चुने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले चलो ये देखो रूल क्या है। असर्शन को ए लिखा जाता है, रीजन को आर लिखा जाएगा। क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में असर्शन में ए रहेगा और रीजन में आर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है उसके फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो ऑप्शंस जो कैसे दिए गए होंगे, ऑप्शन ए अगर तुम्हें चूज करना है तो देखो, अगर ए आर दोनों ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर अगर दोनों ट्रू हैं और आर इसका अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो अगर ऐसा है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं। अगर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों ठीक हुए होंगे, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, देखो ऑप्शन ए मतलब ए एंड आर दोनों सही होंगे और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ये होता है ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है बट आर जो है, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही से चूज करना है। और ऑप्शन सी देखो क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे ए सही है मतलब असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और बात करते हैं, अगर ए फॉल्स रहता है और मतलब ए मतलब क्या है, असर्शन, असर्शन फॉल्स रहता है और रीजन अगर ट्रू रहता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं, उस हिसाब से समझ के आपका आंसर चूज करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो सारा देखो जितना भी अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया सबके सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो असर्शन एंड रीजन के पहला क्वेश्चन देखो दिया है, ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1818 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो ड्यूरिंग द इयर्स मतलब देखो 1818 को फॉलो करते हुए, ठीक है, 1818 के बाद जो भी इयर्स गए हैं, जो रिप्रेशन जो था, जो रिप्रेशन का डर था, वो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को कहाँ ले गया, मतलब उन्हें नेशनलिस्ट बनने में रोक दिया गया, लिबरल हो गया। ठीक है, तो ये है असर्शन। और इसका रीजन पढ़े देखो, सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रेंग ऑफ इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। तो देखो हम तो जानते हैं सीक्रेट सोसाइटीज थे, कुछ सीक्रेट सोसाइटी गठन हुए थे नेशनलिस्ट के जरिए। ये क्या हो गया, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में मतलब अपना जो इम्पैक्ट है छोड़ने लगा। क्या करने के लिए, टू ट्रेन रिवोल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशनरी को ट्रेन करने के लिए, जो आंदोलनकारी हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए और नेशनलिस्ट का आइडिया स्प्रेड करने के लिए ये सीक्रेट सोसाइटी गठन हुआ। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दिया था कि अगर असर्शन हमारा सही है और रीजन भी सही है, तो और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगर दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ए ट्रू आर फॉल्स, हमारा आंसर हो जाएगा सी। एंड डी जो है क्या है, ए फॉल्स आर इज ट्रू। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या है। ठीक है, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा कि आपका करेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं देख के बताऊंगा किस किस का हो रहा है। तो देखो अभी मैं अपना आंसर बताते जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो असर्शन, देखो ये जो है असर्शन सही नहीं है, असर्शन जो है वो फॉल्स है। तो असर्शन अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारा एक ही ऑप्शन हमारे लिए सही है, क्या है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, असर्शन में देखो क्या दिया है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम, ओके, about only through wars
एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। ठीक है, एक ट्रिक है एग्जाम के लिए, याद रखें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। मैं पहले से भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, TRIC किया रॉन्ग। तो देखो मैं पहले से ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ हूँ। एग्जाम में एक ट्रिक है, अगर आपका क्या क्या आता है, अगर नॉट आता है, एक्सेप्ट आता है, ठीक है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ओनली, ठीक है, ओनली अगर आता है, तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेके इस क्वेश्चन को समझ के करें, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो देखो, सो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम, मतलब नेशनलिज्म का जो उन्नति हुआ, जो विस्तारित हुआ, वो क्या हुआ, नहीं आया, नॉट कम अबाउट ओनली। ठीक है, मतलब आया है, डेवलपमेंट कुछ आया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ नहीं आया, क्या नहीं आया, ओनली थ्रू वर्ड्स एंड टेरिटोरियल एक्सप्लेनेशन। मतलब जो भी युद्ध हुए, हाँ, जो भी युद्ध हुए, जो भी साम्राज्य का विस्तारित किया गया, सिर्फ ये दो चीजों से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुए बोल के असर्शन बता रहा है। ठीक है, तो रीजन क्या है देखते हैं, असर्शन समझ में आया, नहीं आया तो मैं फिर समझा देता हूं। देखो, जो नेशनलिज्म जो आया, नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ, वो सिर्फ वार और टेरिटोरियल एक्सप्लेनेशन के वजह से नहीं हुआ, डिड नॉट कम बोल रहा है। ठीक है, नॉट को भी ध्यान दे, ओनली को भी ध्यान दे, सिर्फ युद्ध और साम्राज्य विस्तारित से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये है असर्शन। अब इसका रीजन क्या है देखें, रीजन है कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट, सॉरी यहाँ पे एन इम्पोर्टेंट दो बार रिपीट हो चुका है, तो कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, तो कल्चर यहाँ पे एक गुरुत्वपूर्ण, ठीक है, कल्चर यहाँ पे एक गुरुत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसमें, देश को बनाने में। ठीक है, और साथ साथ क्या है, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड सेव नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो क्या है, आर्ट मतलब कला, जो चित्र का किया गया, नहीं तो कुछ लिखा गया, पोएट्री मतलब कविताएं हैं, कहानियां, गाने, तो ये सब के जरिए जो नेशनलिस्ट थे वो अपना सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, तो ये जो कल्चर था, ये कल्चर एक अच्छा रोल प्ले करता था नेशन का आइडिया स्प्रेड करने में, क्रिएट करने में। ठीक है, तो बताएं क्वेश्चन नंबर, मैं इसको तो समझा दिया आपको अच्छी तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। यस, और इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये छोटे में लिखा हूं ताकि आप लोग जान सको। तो बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं अपना करेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। देखो यहां पे ये तो सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी तो कट गया, ठीक है, दोनों कट गया। अब बचा ये दोनों ट्रू हैं, बट यहाँ पे आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो अभी हम नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट बात कर रहे थे, वहां पे क्या क्या आया, वहां पे आया आर्ट, आया पोएट्री, आया स्टोरीज, आए म्यूजिक आया, है कि नहीं, ये सब आया। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है जो लैंग्वेज भी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट के सेडिमेंट्स जो है, सेंटिमेंट, सॉरी यहाँ पे सेंटिमेंट्स के बजाय सेडिमेंट्स हो गया है, तो इसको करेक्ट कर लें, सेंटिमेंट्स, जो नेशनलिस्ट के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको डेवलप करने में लैंग्वेज भी एक अच्छा रोल प्ले करता है बोल के यहाँ पे असेशन में दिया गया। तो इसका रीजन देखें, इसका रीजन क्या दिया है, आफ्टर रूसियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज, पोलिश है कि नहीं, एक लैंग्वेज है, वॉज वेलकम्ड इन स्कूल्स एंड द रूसियन लैंग्वेज वॉज फोर्सड आउट। ठीक है, जब रिवोल्यूशन हुआ उसके जरिए जो रूसियन ऑक्यूपेशन आया वहां पे पोलिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो याद रखो ये जो पोलिश लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को वेलकम किया गया स्कूल्स के जरिए, और ये क्या हो गया, धीरे धीरे रूसियन लैंग्वेज में मिल गया। ठीक है, फोर्सड आउट द रूसियन लैंग्वेज। ठीक है, तो बताएं तो क्या लग रहा है आपका सही आंसर। यस, तो यस इसका करेक्ट आंसर है, देखो असेशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, तो यहाँ पे ए फॉल्स है, सॉरी हाँ, नहीं लैंग्वेज भी ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है,
सही है कि लैंग्वेज यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, लैंग्वेज अच्छा रोल प्ले करता है, बट यहाँ पे जो रूसियन ऑक्यूपेशन में जो पोलिश लैंग्वेज के बारे में बात किया गया, लैंग्वेज अच्छा रोल प्ले करता है, बट यहाँ पे पोलिश लैंग्वेज स्कूल में वेलकम नहीं किया गया था, ठीक है, और ये ना ही रूसियन लैंग्वेज में किसी प्रकार में ऐड हुआ था। तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा फॉल्स एंड असर्शन हो जाएगा ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ओके, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। समझ में आया? जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो समझ गए कि नहीं क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा चलो ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? द 1830s वेर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, ठीक है। सो 1830 के दौरान, मतलब उस सालों के दौरान इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब जो पैसों की जो कारोबारी थी यूरोप में, वो थोड़ा कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, ठीक है, समझ रहे हो? 1830 उन सालों में जो पैसों की जो कारोबार हुआ करता था यूरोप में, वो थोड़ा मुश्किलों में चलता था, ठीक है। ये हो गया असर्शन हमारा। अब इसका रीजन देखें, रीजन क्या दिया है? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो नेशनल असेंबली था वो एक मतलब रिपब्लिक को एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कि ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटी द राइट टू वर्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सफरेज टू ऑल अडल्ट्स, सफरेज मतलब क्या है मालूम है सबको? राइट टू वोट, ठीक है, एंड गारंटी द राइट टू वर्क। तो यहाँ पे राइट टू वर्क दे दिया। तो सफरेज टू ऑल अडल्ट्स मतलब जो 21 से ज्यादा हैं उन्हें क्या दे? सफरेज टू ऑल अडल्ट्स दें, इसका मतलब है राइट टू वोट, बट यहाँ पे लिखा है राइट टू वर्क। तो आप लोग समझ जाते हो कि आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यस। तो देखो दोनों ही ट्रू हैं कि 21 सालों में ये माना गया कि दें, बट यहाँ पे राइट टू ये होना चाहिए था। तो बट ये आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। ये सही है, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, समझ रहे हो? देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ड्यूरिंग 1830 गुइसेपे गरिबल्दी हैड साउट टू पुट टुगेदर ए कोरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, ठीक है। सो 1830 के दौरान गुइसेपे की तो आप जानते होगे, है कि नहीं? तो ये एक नेशनलिस्ट है। तो ये क्या किए? ये पूछे, क्या पूछे कि यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को क्या करने के लिए एक प्रोग्राम रखे जहां पे सारे क्या हो सके? एक साथ, यूनिटरी मतलब एकत्रित, ठीक है, एक संगठन के अंदर आ सके। तो यहाँ पे गुइसेपे ने ये पूछा, ठीक है। तो इटालियन फॉर्म हो रहा था कि नहीं तभी? तो देखो इसका असर्शन ये है कि 1830 के दौरान गुइसेपे ने यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को एक कोरेंस प्रोग्राम रखने के लिए पूछा, ठीक है। अब इसका रीजन देखो, चीफ मिनिस्टर कावर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटाली वाज नेदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेटिक। तो रीजन क्या है समझते हैं। देखो रीजन दिया है कि चीफ मिनिस्टर थे कौन? कावर चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व लिया, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व लिया। किस चीज का? यूनिफाई द रीजन ऑफ इटाली, इटाली के कुछ रीजन को, कुछ अंचलों को, कुछ जगहों को क्या करने के लिए? यूनिफाई करने के लिए। तो जब लिए थे, ना ही उस समय कोई रिवोल्यूशन हुआ और ना ही किसी समय का किसी प्रकार का डेमोक्रेटिक हुआ, ठीक है। तो देखो मैं समझा दिया दोनों, तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। देखो इनमें से जो चीफ मिनिस्टर कावर हैं, ये जो लेड किए थे, ये मुझे सही लग रहा है, रीजन यहाँ पे हमारा सही है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि जो गुइसेपे हैं, जो इनका रोल यहाँ पे दिया गया है, जो पूछे हैं बोल के, ये मुझे बिल्कुल फॉल्स लग रहा है। तो ये ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखें ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। तो जो कंजर्वेटिव्स हुआ करते थे, है कि नहीं, तो बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने रिटर्न होने का, सोसाइटी में रिटर्न होने का नाम ही नहीं लिया। डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज,
ठीक है, आंदोलन के पहले दिनों में उन्होंने वापस आने का किसी भी प्रकार का प्रस्ताव उन्होंने रखा ही नहीं। ओके, उसके बाद बता रहे, देखो इसका असर्शन समझ में आ गया। अब रीजन देखो, दे रियलाइज्ड दैट मॉडर्नाइजेशन कुड वीकन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्ची। ठीक है, तो दे रियलाइज्ड मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव्स को बोला गया। तो कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, रियलाइज करते थे। क्या रियलाइज करते थे, जो अगर हम मॉडर्नाइज करेंगे अपना सोसाइटी को, अगर मॉडर्नाइज करेंगे तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिशन है उसे वीक बना देगा। जैसे पहले राजाओं का हुआ करता था, मोनार्ची हुआ जैसे करता था। ठीक है, तो असर्शन बता दिया, रीजन बता दिया, तो चूज करें क्या आपका करेक्ट आंसर है। यस, कंजर्वेटिव तो ये बोले हैं सही है, ये सही है, बट कंजर्वेटिव ये नहीं बोलते थे कि मॉडर्नाइज करने से हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है ये वीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है कि कंजर्वेटिव्स बोलते नहीं थे कि मॉडर्नाइजेशन के जरिए हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मोनार्ची की तरह हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दिया, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence among the Greeks which began in 1831। ठीक है, सो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, यूरोप में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके दौरान नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से स्पार्कड अप, उसकी वजह से इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रगल हुआ है कि नहीं हुआ। तो अमॉन्ग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1831, तो ग्रीक्स के अंदर ये 1831 के दौरान शुरू हुआ है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हो, ये सही लग रहा है कि नहीं? मैं बिल्कुल बता दूं, मेरे मुंह से तो ये आंसर स्लिप हो चुका है। ठीक है, तो ये सही है, ये सही दिया हुआ यहाँ पे, तो मैंने बता दिया, तो पहले हिंट दे दिया। तो आगे देखो, तो ग्रीस जो कि 1831 में इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारा जो स्ट्रगल है यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुका था, वो कर चुका था स्पार्क ऑफ। ओके, तो नेक्स्ट देखो रीजन क्या दिया है, ग्रीस वाज सफरिंग अंडर सब्जिग्यूशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। मतलब उस वक्त क्या हो रहा था, ग्रीस सफर हो रहा था किसके, ऑटोमन एम्पायर के जरिए सब्जिग्यूशन। सब्जिग्यूशन का मीनिंग तुम लोग क्लास 8 या 9th में पढ़े होगे कि अगर एक प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो दूसरे को नीचा दिखाता है तो उसे सब्जिग्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के जरिए अंडर डोमिनेंस में है। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? यस, यस, मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, और ये भी सही है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखें। सो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो समझे, लिबरल मूवमेंट चल रहा था, उसके दौरान क्या किया गया, जो वुमेन्स थे उनका जो अधिकार था, मतलब पॉलिटिकल राइट्स जो था वो एक्सटेंड किया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स ये जो हुआ, ये कंट्रोवर्शियल मूवमेंट था, कंट्रोवर्शियल था लिबरल मूवमेंट में। ये जो पॉलिटिकल इशू इन लोगों का था, मतलब वुमेन्स को ये पॉलिटिकल इशू नहीं देंगे कि वो उनके पास कोई अधिकार नहीं है वोट देने का, लाइक दैट। तो ये जो है इस समय इशू चल रहा था, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। सही है, तो आगे देखो, वुमेन वेर कंसिडर्ड मोर सुपेरियर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन बाय द सोसाइटी। ओके, वुमेन वेर कंसिडर मतलब यहाँ पे वुमेन को क्या समझा जाता था कि सुपेरियर मतलब एक लेवल ज्यादा, पोस्ट मतलब जो है सीनियर। ठीक है, सुपेरियर मतलब उनके थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो जो मैन जैसा इंडिपेंडेंट है सोसाइटी के अंदर, वैसे वुमेन को उनका सुपेरियर बोल के यहाँ पे कंसिडर किया गया बिकॉज ऑफ देयर एथलेटिक परफॉर्मेंस इन लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट में उनका परफॉर्मेंस देखकर, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस देखकर लिबरल मूवमेंट में उन्हें ये कंसिडर किया गया। तो क्या बता रहे हो?
देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एथोसिन परफॉर्मेंस लिबरलिज्म उनको सुपीरियर किया गया, तो सुपीरियर की बात ही अलग है, तो मैं इसे पूरा काट देता हूं। मेरे लिए जो रीजन है वो तो बिल्कुल क्या है, फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया मतलब एक ही चीज है, आर फॉल्स हो गया, तो मतलब यहाँ पे ए मुझे सही लग रहा है, ठीक है, ए सही है कि इश्यूज तो आए थे, पॉलिटिकल इश्यूज तो आए थे, राइट को लेकर, उनके राइट्स को लेकर पॉलिटिकल इश्यूज तो आए थे, ठीक है। बट बात कर रहे हैं हम किसकी, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो आगे आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए तैयार कर चुका हूं। तो देखो, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वेर एबोलिश्ड इन हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड रूसिया, ठीक है। तो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर, ठीक है, जो सर्वडम हुआ करते थे और जो लेबर हुआ करते थे, जो मतलब बॉन्डेड मतलब क्या है, जिनके जरिए मतलब बॉन्ड साइन किया गया था कि इतने दिन के लिए काम करेंगे, ऐसा ऐसा वगैरह लाइक दैट, तो ये सब जो है ये एबोलिश हो गए, मतलब बैन हो गए। कहाँ पे, हैब्सबर्ग एक जगह पे, ठीक है, जहाँ रूसिया मतलब एबोलिश डोमिनियन मतलब ये रूसिया का एक जगह है जहाँ पे इन्हें एबोलिश कर दिया गया था, मना कर दिया गया था, ठीक है, सर्वडम एंड लेबर जो है। देखो फिर दिया मोनार्च, मोनार्च हैड रियलाइज्ड दैट रिवोल्यूशन कुड बी रेजिस्ट ओनली बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रिबेल्स, ठीक है। तो देखो ये तो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर जो है ये मना कर दिया गया हैब्सबर्ग के नाम पे जगह पे, जैसे डोमिनेंस किया गया कहाँ पे, रूसिया में, ओके। फिर आया मोनार्च, मोनार्च मतलब जो राजा का रूल जैसे चलता था उस रूल के अंदर उन्होंने रियलाइज किया अगर रिवोल्यूशन को हम थोड़ा रजिस्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो रिवेल्स हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं उसमें लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं उनके साथ हम अगर कंसेशन, उनका जो कंसेशन है वो ग्रांट करेंगे तो ये रजिस्ट हो सकता है, रजिस्ट मतलब संतुलन हो सकता है, ठीक है। तो ये सोच है इनका। तो बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, तो मेरा करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूं, मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं और ये भी ठीक लग रहा है कि आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो मेरे हिसाब से ए एंड आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो मेरे लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो किसको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो और एक बार रिवाइज करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और लाइक शेयर तो जरूर करें, जितना शेयर करेंगे उतना आपके दोस्त लोग और अच्छा लर्न करेंगे, आप तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल दोज हु नॉट सब्सक्राइब, ठीक है, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन रहे, और हो सके तो केस बेस्ड स्टडी हम कल डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।